हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो जर्नल एंट्री पढ़नी होती है, उन जर्नल एंट्री को पास करने के लिए गोल्डन रूल्स पढ़ाने जा रहा हूं। गोल्डन रूल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर गोल्डन रूल्स समझिए, तब जाकर आप जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस को, जो डे बाय डे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं बिजनेस में, उन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लिए आपको ये रूल्स सीखने हैं। मैं आपको इन रूल्स को समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो अकाउंट्स के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। जो हमें जरूरत होती है किसके लिए? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं तो हमें ये 2 टाइप सीखने होंगे। ये 2 टाइप क्या है? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पहला टाइप क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। और दूसरा टाइप क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट टाइप के भी 3 टाइप होते हैं, जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि ये जो 2 अकाउंट हैं, इनके जो इसके 3 पार्ट और इसके 2 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स और इसके 2 पार्ट्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट का नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जब हम किसी नेचुरल बॉडी की बात कर रहे हो तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। अब आप कहोगे नेचुरल बॉडी जैसे, तो आप मेरा ही नाम ले लीजिए। अगर आप मेरा नाम लेते हो, अपना नाम लेते हो, या किसी और व्यक्ति का नाम लेते हो, जैसे हमने मोहन को 10,000 रुपीज पे किए, तो मोहन को 10,000 रुपीज पे किए हैं, तो मोहन एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। कौन है? नेचुरल। आर्टिफिशियल तो नहीं है, तो नेचुरल है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो ह्यूमन नेम जितने भी हैं सारे कौन से अकाउंट में आने वाले हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एक्चुअल में किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, किसी शॉप का नाम होगा, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम होगा। वो सारे नाम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के हैं, तो वो सब मैन मेड हैं, मानव ने ही बनाए हैं, वो नाम मानव ने ही रखे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई नेचुरल बॉडी नहीं है। तो इसीलिए हम उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को किस में कंसीडर करेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। जैसे कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस, ये एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। और कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस पर मिस्टर परिहार पढ़ाते हैं, तो वो कौन हो गए? वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गए। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब कोई ह्यूमन बॉडी, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब कोई ह्यूमन के द्वारा दिया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये वो अकाउंट होता है जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे डॉक्टर
हमने कहा, या टीचर कहा, या किसी बिजनेस का ओनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है कैपिटल कहा। ये कैपिटल किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? एक तरीके से कैपिटल वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है ओनर को, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस को सेट किया है। तो कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है जो बिजनेस का एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। किसी भी व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, जैसे रमेश स्टार्टेड बिजनेस, तो रमेश तो कौन हो गया? नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया, लेकिन मैं उसको कैपिटल कहूंगा। क्यों? क्योंकि ओनर को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिस्टर रमेश को। कैपिटल वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिस्टर रमेश को। तो जहां पर हम किसी का नाम उसके वर्क की वजह से, उसके प्रोफेशन की वजह से रख दे रहे हैं, तो वहां पर वो जो नया नाम मिला है उसे, जो उसके वर्क की वजह से मिला या प्रोफेशन की वजह से मिला है, तो वो नाम एक्चुअल में उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बताइए, मेरा नाम टीचर है क्या? नहीं, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, तो मेरे पढ़ाने के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो मेरा काम है पढ़ाने का, इसकी वजह से मुझे एक नाम मिल गया कि मैं टीचर हूं, और अब ये टीचर वर्ड मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव जो अकाउंट होता है वो एक्चुअल में किसी नेचुरल पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा होता है? रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक्चुअल में जब कभी भी हमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मिले, तो समझ लीजिए वो किसी ना किसी को क्या कर रहा होगा? रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे डॉक्टर का नाम डॉक्टर नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके काम की वजह से उसको नाम मिला है, तो वो नाम, अब हम उसे किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उस व्यक्ति को तो डॉक्टर के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि मैं अपना नाम लूं, तो मैं एक नेचुरल बॉडी हो गया। मैं अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लूं, कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस, तो ये कौन हो गया? ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। और मैं अपने आप को टीचर कहूं, तो टीचर मेरे किए गए कार्य के कारण मुझे नाम मिला है, तो ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। मैं किसी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे कैपिटल कहेंगे लोग बाग, तो ये कैपिटल जो नाम है, ओनर जो मुझे नाम मिला है, वो मेरा नाम नहीं है। एक्चुअल में मुझे, ये जो मेरा नाम है वो मुझे ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे टीचर या कैपिटल मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो कैपिटल अगर मुझसे कोई कहेगा, तो कैपिटल ही मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल एक तरीके का कैसा नेम हो गया? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। अब मैं आपको बताऊं, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दो होते हैं, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ये वो अकाउंट होता है जो किसी रियल थिंग की बात कर रहा होता है। यहां पर किसी ह्यूमन की बात की गई, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम की बात की गई, या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव नेम की बात की गई। लेकिन यहां पर अब मैं किसी वस्तु की बात करूंगा, किसी रियल थिंग की बात करूंगा। वस्तु जैसे बहुत सारी वस्तुएं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल, मोटर व्हीकल, जो भी चीजें बिजनेस में हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को क्या प्रोवाइड कर सकती हैं? बेनिफिट दे सकती हैं, या फिर बिजनेस उनको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो सारी वस्तुएं जो बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगी, वो सब रियल थिंग है। क्या है? रियल थिंग है। और बिजनेस उनको रियल थिंग में कंसीडर करेगा। जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को हो सकता है बेनिफिट दे। मोटर व्हीकल है, तो लंबे समय तक बेनिफिट देगा। तो वे सारी चीजें, अच्छा, अब बिजनेस का ओनर चाहे तो इन्हें बेचकर सेल आउट करके क्या कर सकता है? कैश में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए ये सब क्या है? रियल थिंग है, और ये बिजनेस के लिए असेट का वर्क करती हैं।
अब असेट टू टाइप की होती हैं, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। जो भी रियल थिंग होती हैं वो दो टाइप की अकाउंट में मानी गई हैं। क्या? एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी फर्नीचर को बेच रहा हूं, मैंने यह फर्नीचर खरीदा है, तो मेरे बिजनेस में फर्नीचर आया है या फर्नीचर गया है, कोई वस्तु आई है। बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग आई है या बिल्डिंग गई है। तो ये मेरे लिए रियल नेचर की थिंग है, इसलिए मैं इसे रियल अकाउंट में कंसीडर करूंगा। और चूंकि वस्तुएं भी हैं, रियल अकाउंट को वस्तुगत खाता भी बोलते हैं। क्यों वस्तुगत क्यों लगा इसके सामने? क्योंकि रियली इसमें वस्तुएं ही होती हैं। अब वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक टेंजिबल नेचर की जिन्हें हम देख पा रहे हैं, और कॉमर्स में एक इंटेंजिबल नेचर की भी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे। जैसे गुडविल है किसी फर्म की, वो रियल नेचर की असेट है, रियल थिंग है वो भी। और पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी रियल नेचर की थिंग्स हैं। ये भी क्या, कौन सी? बस कॉपीराइट हुआ, गुडविल हुआ, पेटेंट्स हुआ, ये इंटेंजिबल होंगे। कैसे होंगे? फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुई, ये सब क्या होंगे? टेंजिबल होंगे। अब कोई वस्तु अगर आ रही हो, देखो स्वाभाविक सी बात है, बिजनेस में दो ही बातें होने वाली हैं, या तो कोई वस्तु आपके बिजनेस में आ रही होगी या कोई वस्तु आपके बिजनेस से जा रही होगी। और सबसे अच्छी वस्तु कौन सी है मैं आपको बताता हूं, जो बहुत ज्यादा लिक्विड होती है, वो है कैश और कैश एट बैंक। आपके बैंक में रखा हुआ पैसा या आपके हाथ में पैसा, वो पैसा सबसे अच्छी रियल वस्तु है। आपके पास कैश आ रहा है तो एक कैश नाम की वस्तु आ रही है। अब वो कैश किस कारण से आ रहा है, वो कई रीजन हो सकते हैं, मल्टी रीजन हो सकते हैं। कैश जा रहा है तो उसके भी मल्टी रीजन हो सकते हैं। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा तो एक असेट आपके पास आ गई और एक असेट आपके यहां से चली गई। फर्नीचर नाम की असेट आपके यहां आ गई तो कैश नाम की असेट आपके यहां से चली गई। एक रियल थिंग आपके यहां बढ़ गई और एक रियल थिंग आपके यहां से चली गई। ओके, तो ये दो प्रकार के होते हैं रियल अकाउंट। इसमें एक टेंजिबल नेचर की थिंग होती है और एक इंटेंजिबल नेचर की थिंग होती है। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? विच डजंट रियली एग्जिस्ट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जो रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने कहा फर्नीचर, तो फर्नीचर का एक अपने आप में एग्जिस्टेंस है, रियल थिंग है। और अब नॉमिनल अकाउंट रियली एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कहा श्याम, तो श्याम एक बंदा है जो रियली एग्जिस्ट करता है। मोहन एक बंदा है जो रियली एग्जिस्ट करता है। अब मैंने कहा कि नॉमिनल अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट में आने वाली जो नाम होंगे, जो भी नेम होंगे नॉमिनल अकाउंट के, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। इनका होना या तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर बनेगा या इनकम बनेगा, या तो हमारे एक्सपेंसेस करवा देगा या हमारी इनकम करवा देगा। और जिस चीज से हमारे या तो एक्सपेंसेस हो जाएं या इनकम हो जाए, वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। जैसे मैंने कोई फैन जैसे खराब हो गया था, पंखा फूक गया था, अगर वो खराब हो गया था तो मैं उसे रिपेयर करवाऊंगा। रिपेयर करवाऊंगा तो रिपेयरिंग का जो चार्ज मेरे यहां से जाएगा वो मेरा नॉमिनल अकाउंट होगा। इस बिल्डिंग का मैंने रेंट पे कर दिया, तो रेंट पे करने पर मेरे पास बिल्डिंग नहीं आ गई, मैंने उसका रेंट पे कर दिया और मेरे पास आया कुछ नहीं है, और ये मंथली जा रहा है पैसा। तो ये क्या है? ये एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस और लॉसेस सब किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। कोई इनकम हो या प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो, गेन्स हो, वो भी किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब मल्टी एक्सपेंसेस हो सकते हैं और मल्टी इनकम्स हो सकती हैं। जैसे आपके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। क्या दिया? बैंक ने आपको कुछ दे दिया क्या इंटरेस्ट चार्ज करने के बदले? जैसे मैं दुकान पर गया तो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर एक वस्तु आ तो गई अगर मेरे यहां से कैश चला गया तो, लेकिन बैंक ने मेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया तो मेरे पास आया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आया और पैसा चला गया। तो
इसका मतलब ये हुआ, और मैं उसे फ्यूचर में कैश में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो ये फिर क्या हो गया, ये मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गए। और जो एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनेंगे, और जितनी भी इनकम एंड गेन्स हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट का। जैसे मैंने किसी का कोई काम करवा दिया और उस पर मुझे कमीशन मिल गया, तो वो भी मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और इनकम है ये मेरी, क्योंकि मैंने कोई रियल थिंग नहीं दी उसको। जैसे मैंने फर्नीचर सेल आउट कर दिया तो मेरे यहां से फर्नीचर चला गया, वो तो रियल थिंग हो गई। लेकिन मैंने किसी का कोई प्रोडक्ट था वो सेल करवा दिया और उस पर मुझे कोई कमीशन मिल गया, तो वो मेरी इनकम हो गई। मेरे पास से कुछ नहीं गया, मेरे बिजनेस से कुछ नहीं गया, बस पैसा आ गया, ऐसे ही आ गया, मतलब सर्विस देकर आ गया, तो उसका मतलब ये हुआ ये मेरी इनकम है। और मैंने कोई सर्विस ले ली और उसके बदले पैसा दे दिया, तो ये मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, और ये नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस का एक नेचर होता है कि वो फ्रिक्वेंटली अकर होते रहते हैं लगभग लगभग, और रियल थिंग की जो चीजें होती हैं वो फ्रिक्वेंटली अकर नहीं होती हैं लगभग लगभग। क्यों? क्योंकि फर्नीचर है, हम अपने बिजनेस में बार बार थोड़ी ना खरीदते हैं। हाँ, गुड्स, अगर हमारा काम फर्नीचर की शॉप हो हमारी, तो जरूर है कि हम फर्नीचर ही खरीदते हैं, तो बार बार खरीदेंगे और बेचेंगे, तो वो परचेज है हमारी, वो तो उसका तो हमारा बिजनेस ही है। तो इस प्रकार अब हमने कोई वस्तु खरीदी 1 लाख की, और वो वस्तु धीरे से उसकी कॉस्ट क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, कम हो गई। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 लाख की खरीदी और उसके गिरने से या यूज करने से वो वस्तु क्या हो गई, वो वस्तु थोड़ी सी वैल्यू डिग्रेड कर ली उसने, उस पर डेप्रीशिएशन लग गया। अब डेप्रीशिएशन लग गया, मान लो वो 1 लाख की वस्तु अब 90,000 की रह गई, तो आपको कितने का लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। क्यों हो गया ये लॉस? ये लॉस डेप्रीशिएशन की वजह से हो गया। तो डेप्रीशिएशन की वजह से होगा तो हमारा इनकम है या एक्सपेंस है, मतलब लॉस है, तो हमारा लॉस है ये। तो लॉस होने के कारण मैं इसे किस साइड लिखूंगा, इसे नॉमिनल अकाउंट में लिखूंगा मैं, पर लिखूंगा किस साइड, वो सारी चीजें आपको अभी आगे समझने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि 2 अकाउंट्स होते हैं, एक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है और एक हमारा रियल इम्पर्सनल अकाउंट होता है। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें 3 होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल जो अकाउंट होता है उसमें रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब बात यह आती है कि हम इन अकाउंट्स को देखकर कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमारे पास कुछ नियम है। क्या नियम है, समझिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कभी भी कोई पर्सनल अकाउंट मिल जाए, कौन मिल जाए, कोई भी पर्सनल अकाउंट मिल जाए, कोई भी अगर पर्सनल अकाउंट मिले, सबसे पहली बात तो आप एक बात अपने दिमाग में रखना कि हम अपने आप को नहीं देखेंगे। पर्सनल अकाउंट में हम खुद को नहीं देखेंगे। जैसे मोहन स्टार्टेड बिजनेस, तो अब मोहन खुद को नहीं देखेगा, सामने वाले को देखेगा, जितने भी ट्रांजैक्शन करेगा उसके लिए। अगर वो ये सोचे कि मैं अपना ही नाम लिख लूं अपने बिजनेस में, बार बार नहीं लिख सकता। वो या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तब उसका नाम आएगा, वो भी कैपिटल के फॉर्म में, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में, या फिर वो कैपिटल ड्रॉ कर लेगा, कैपिटल निकाल लेता है बिजनेस से, तो ड्राइंग के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, ड्राइंग के फॉर्म। ड्राइंग भी एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, कैपिटल भी एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि हमने केवल 3 ही पढ़ने हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया और मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रमेश से कोई वस्तु खरीद ली है, किससे वस्तु खरीद ली है, रमेश से, तो रमेश कौन हुआ, गिवर हुआ। रमेश से खरीदी है ना कोई वस्तु, तो रमेश कौन हुआ, गिवर हुआ। तो रमेश गिवर है, इसीलिए रमेश को किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, गिवर है ना वो। और कहीं मोहन ने श्याम को कोई वस्तु बेच दी है,
तो अब श्याम के पास वो वस्तु गई होगी, क्योंकि श्याम को बेची है ना। तो श्याम कौन है? रिसीवर है उस वस्तु का। तो श्याम क्या होगा? डेबिट होगा, बशर्ते ये ऑन क्रेडिट चल रहे होंगे ट्रांजैक्शन, उधार चल रहे होंगे ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि नाम उधार में लिखा जाता है। मेन चीज ये है, अगर मैंने किसी को, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने अब किसी श्याम नाम के व्यक्ति को पेमेंट कर दिया। किसको पेमेंट कर दिया? अब श्याम को पेमेंट किया है, तो पहले मुझे यह पता करना पड़ेगा कि श्याम कोई पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि श्याम किसी व्यक्ति का नाम है तो वो पर्सनल ही होगा, ह्यूमन है ना, पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट अब क्या कहता है कि रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट, और गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो श्याम इस समय रिसीवर बना बैठा है या गिवर बना बैठा हुआ है? मैंने श्याम को 10,000 रुपीज की कोई वस्तु सेल की है, तो अभी श्याम ने मुझे पैसे नहीं दिए, या फिर मैंने श्याम को 10,000 रुपीज दिए हैं। क्या दिए हैं? 10,000 रुपीज दिए हैं। तो श्याम ने 10,000 रुपीज रिसीव किए कि गिव किए? तो रिसीव किए हैं। रिसीव किए हैं तो रिसीवर होने के कारण मैं श्याम को किस साइड रखूंगा? डेबिट साइड रखूंगा। रखूंगा या नहीं रखूंगा? तो श्याम डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। क्यों? क्योंकि जो रिसीवर है वो डेबिट होगा। आप किसी भी व्यक्ति को पैसे दीजिए, आपको उसका नाम डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिसीवर है। अब आप ये मत सोच बैठना कि सर हम अपने आप को क्रेडिट कर लें, क्योंकि हम तो गिवर है ना, हमने दिए हैं। तो नहीं, हम अपने आप को नहीं देखेंगे। हां, अब हमें कोई पैसा देकर चला जाए, तो अब हमारे पास पैसे आए हैं या कोई वस्तु आई है, और हमने जिससे वस्तु या पैसे लिए हैं वो वस्तु, अब वो व्यक्ति कौन हो जाएगा? अब गिवर हो जाएगा। अब वो गिवर हो जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, हम अपने आप को अब भी डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने आप को नहीं देखना है। अब डेबिट द रिसीवर को डेबिट करेंगे और क्रेडिट द गिवर, और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु को हम हमेशा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। मेरे बिजनेस में जो भी वस्तु आएगी उसे मैं डेबिट करूंगा, और जो भी वस्तु जाएगी उसे मैं क्रेडिट करूंगा। मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है मेरे पास, डेबिट होगा। वस्तु है ना, पर्सनल अकाउंट तो नहीं है फर्नीचर, देख लीजिए। पर्सनल होगा तो फिर नियम ये होगा, और रियल होगा तो नियम ये होगा। तो मेरा फर्नीचर तो रियल अकाउंट है, तो फर्नीचर आया है मेरे पास, और कुछ तो गया होगा, कैश गया है मान लीजिए। तो फर्नीचर आया है तो आने वाली वस्तु डेबिट हो गई, और जाने वाली वस्तु कैश क्रेडिट हो गई। तो यहां पर लिखा है स्पष्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु बिजनेस में डेबिट होगी, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जाने वाली वस्तु क्या होगी? क्रेडिट होगी। अब मैंने श्याम को फर्नीचर बेचा। किसको बेचा? श्याम को। अब आप बताइए, फर्नीचर मेरे यहां आया होगा या गया होगा? तो मेरे यहां से तो फर्नीचर चला गया होगा, और किसके पास पहुंच गया होगा? श्याम नाम के बंदे के पास। अगर श्याम मुझे पैसा दे जाता तो मैं उसका नाम लिखने वाला हूं नहीं, लेकिन वो पैसे देकर नहीं गया, तो मैं मेमोराइज करने के लिए क्या करूंगा? उसका नाम मेंशन कर लूंगा। तो नाम अब मैं यहां पर श्याम का नाम मेंशन करूंगा, सोल्ड फर्नीचर टू श्याम। तो फर्नीचर मेरे यहां से गया है, फर्नीचर तो रियल अकाउंट है ना, हाँ फर्नीचर रियल अकाउंट है। आ रहा है, जा रहा है? तो जा रहा है, तो फर्नीचर क्रेडिट साइड होगा। क्यों? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट होगी, और आने वाली वस्तु क्या होगी? डेबिट होगी। तो आया क्या है मेरे पास? कैश आया नहीं है। तो फिर अब क्या करूं? जब कैश आया ही नहीं है, फर्नीचर चला गया है, तो मैं उस व्यक्ति से पूछूंगा, भाई अपना नाम तो बता के जा। मैं उसका नाम लिख लूंगा। क्यों लिख लूंगा? क्योंकि भाई मैंने फर्नीचर बेचा है तुझे, मेरे यहां से फर्नीचर गया है, और वो फर्नीचर तुमने रिसीव किया है, तुम रिसीवर हो उस फर्नीचर के। चूंकि तुम पर्सनल अकाउंट हो, तो मैं तुम्हें रिसीवर मानते हुए किस साइड लिखूंगा? बताइए, श्याम को मैं रिसीवर मानते हुए किस साइड लिखूंगा? डेबिट साइड लिखूंगा, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री बन जाएगी क्या? श्याम्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि श्याम को डेबिट कर दिया, श्याम ने तो रिसीव किया फर्नीचर, मेरे यहां से क्या चला गया? फर्नीचर चला गया, टू फर्नीचर अकाउंट। एंट्री बनाना भी हम सीखेंगे। अभी सबसे पहले आप ये 3 नियम जिसको आते हैं वो जर्नल एंट्री पास कर सकता है, उसके लिए अकाउंटेंसी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आप इन 3 नियम को
बहुत अच्छे तरीके से समझिए। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अराइज हो रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। बिजली का बिल भर दिया हमने, रिपेयरिंग करा ली, रिनोवेशन करा लिया, ये सब क्या है? केवल एक्सपेंसेस है। अब आपको सर मकान खरीद लिया, ये भी हमारा एक्सपेंस है क्या? भाई मकान खरीद लिया वो असेट है, क्योंकि फ्यूचर में वो एक तो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देने वाली है, ऊपर से मैं उसे फ्यूचर में बेचकर क्या करा सकता हूं, क्या कर सकता हूं, कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, असेट है मेरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल अकाउंट है वो कैसे हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। कुछ कभी किसी से पूछा मैंने, क्यों भाई तुम्हारा कितना खर्चा हो गया? तो उसने बताया कि मैं इस महीने कार खरीद के लाया हूं, मेरा खर्चा इतना हो गया। मैंने कहा ये खर्चा नहीं है तुम्हारा, इसमें तुमने असेट खरीदी है, एक असेट आई है और एक असेट गई है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। सर मैंने पेट्रोल डलाई थी इस महीने गाड़ी में 2000 रुपए की, वो एक्सपेंस है, क्योंकि उसमें जो वस्तु आई है वो केवल एक्सपेंस के रूप में है, वो फ्यूचर का उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो केवल वन टाइम यूज के बाद खत्म हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं आने वाला। तो वो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है और वो फ्रीक्वेंटली अकर होने वाला है आपके बिजनेस में। तो इसका मतलब ये हुआ वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रहे हैं। किसी ने कहा कि मेरे बिजनेस में चोरी हो गई थोड़ी सी, या आग लग गई, उसमें भी थोड़ा सा लॉस हो गया। भाई लॉस हो गया तो वो डेबिट होगा, नुकसान है ना वो तुम्हारा। तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। बैंक ने अचानक से मुझे बेनिफिट दे दिया, बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट में क्या ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, मुझे कहीं से कमीशन मिल गया, तो ये मेरी इनकम है। और इसलिए मैं इसे किस साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। सबसे पहले आप लोगों को ये 3 रूल्स आने ही चाहिए। व्हाट? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ध्यान रखना, ये 3 नियम जब आपको याद हो जाएंगे तो आप जर्नल एंट्री पास करना सीख जाओगे। मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करना सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये 3 नियम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इन 3 नियम को याद कीजिए, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री पास करना सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।